नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। बिल्डर सतेंद्र साहनी सुसाइड केस में बड़ा अपडेट आया है। देहरादून के एसएसपी ने ईडी को लेटर भेजा है और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है। सुसाइड से पहले साहनी की शिकायत में कुछ शेल कंपनियों का नाम सामने आया था और कंपनियों के खातों में अलग अलग तरीके से पुलिस को ट्रांजैक्शन मिले हैं। साउथ अफ्रीका वाले गुप्ता बंधु और उनके परिवार का भी खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है। सुसाइड केस में गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं। बिल्डर सतेंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में आरोपी कुख्यात गुप्ता ब्रदर्स के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस टीम ने गुप्ता बंधुओं के घर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तलाश की। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और जरूरी दस्तावेजों को पुलिस टीम साथ में लेकर गई। गुप्ता ब्रदर्स के घर पर मौजूद परिजनों से भी पुलिस ने पूछताछ की। ये वही गुप्ता ब्रदर्स हैं जिन पर साउथ अफ्रीका में अरबों के घोटाले का आरोप लगा था और देहरादून में बिल्डर सतेंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप इन पर है। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में आज भी भीषण गर्मी रही। देहरादून में आज का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 31 मई को भी मैदानी जिलों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि 1 और 2 जून को आंधी तूफान और तेज हवाओं के चलते राहत मिल सकती है, तो पहाड़ों में भी हल्की बारिशों से राहत मिल सकती है। वहीं प्रचंड गर्मी में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरी ना हो तो दोपहर में बाहर निकलने से बचें। फास्ट फूड, बासी खाना खाने से बचें, जबकि पानी पीने के साथ ही सीजनल फल जरूर खाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी से डिहाइड्रेशन, बुखार हो सकता है। अगर तापमान की बात करें तो इसमें देहरादून में 42.8 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया, जो करीब 7 डिग्री सामान्य से ऊपर है। इसी तरह पन्नगर में देख रहे हैं तो 42.4 के आसपास ये रहा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और ये भी 5 डिग्री जो है सामान्य से ऊपर है। तो सभी पब्लिक से मेरा कहना यह है कि एक तो पानी की मात्रा शरीर में अच्छे से बनाए रखें, बार बार पानी पीते रहें। पानी वाले जो पेय पदार्थ है जैसे नींबू शिकंजी या छाछ या मट्ठा, लस्सी, इन सब का भरपूर मात्रा में उपयोग करें। ऐसे में जो मौसमी फल है हमारे, उनमें पानी की मात्रा काफी होती है और पेट के लिए भी वो लाभदायक होते हैं। सरोवर नगरी के मौसम में बदलाव हुआ है। दिन में गर्मी और धूप के बाद रात में झमाझम बारिश हुई। कई दिनों बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं तेज बारिश के बाद नैनीताल में गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से नैनीताल का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच रहा था, जिसके बाद आज जोरदार बारिश से मौसम में ठंडक लौट आई। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। यहां रही भारी भीड़ के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी के नहीं आने की बात कही है। साथ ही सभी राज्यों के अधिकारियों से भी चारधाम यात्रा को टालने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में हर रोज चारधाम यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस साल हर दिन नया रिकॉर्ड भी बन रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं बनाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर लिखा है। लोकसभा चुनाव का प्रचार आज थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहे और यहां पर चुनाव प्रचार किया। सीएम धामी शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। आपको बता दें कि शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग हुई। शिमला में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और पिछले 10 सालों में कई विकास कार्य हुए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया और कहा कि गांधी परिवार के समय हुए घोटालों ने देश को नीचा दिखाया। न्यूज 18 ने सीएम धामी से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, उसमें इन्होंने तुष्टीकरण की बात की है। इन्होंने मुस्लिम जो लीग जिसके बारे में कहता था पर्सनल लॉ, इन्होंने कहा हम देश के अंदर पर्सनल लॉ लगाएंगे और ये काम ये कर्नाटका में कर चुके हैं। वहाँ पर ये जितनी भी मुस्लिम जातियाँ हैं उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके मुस्लिमों को आरक्षण देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। संयुक्त आंध्र में भी इन्होंने ये काम किया।
अभी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनके 10% जो रिजर्वेशन मुस्लिमों को ममता बनर्जी के द्वारा दिया जा रहा था उस पर रोक लगाई है, और ममता बनर्जी कहती है कि हम जो है इसको चुनौती देते हैं, हम इसको मानेंगे नहीं। इसी प्रकार जो इंडी गठबंधन के एक बड़े उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ की बात है, तो इनको लिख के देना चाहिए कि हम जो है नहीं देंगे आरक्षण। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, तो प्रधानमंत्री ध्यान साधना के लिए इस बार कन्याकुमारी पहुंचे हैं। जबकि 2019 में उन्होंने केदारनाथ में ध्यान किया था, तो इस बार प्रधानमंत्री के केदारनाथ नहीं आने पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। 1 जून को वोटिंग काशी में होगी, लेकिन अगले 2 दिन देश की नजरें कन्याकुमारी पर होंगी, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। ठीक 5 साल पहले काशी में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे। पूरी रात गुफा में रुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था। लेकिन पहले केदारनाथ और अब कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से विपक्ष परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि ध्यान के नाम पर यह प्रधानमंत्री का प्रचार है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। हरीश रावत के मुताबिक केदारनाथ में गुफा कांग्रेस ने बनवाई है, पर ध्यान करके प्रधानमंत्री ने उसका राजनीतिक फायदा लिया। कांग्रेस की नजर में केदारनाथ की जगह इस बार चुनाव प्रचार को कन्याकुमारी से प्रभावित करने की तैयारी है। हमारी बनाई हुई गुफाओं में ध्यान लगा करके तो हम भी इस बात से खुश हैं कि चलो प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी प्रसिद्धि मिलती है, थोड़ा प्रचार होता है, मीडिया जाएगा, क्योंकि एक इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर उससे संबंधित है। तो ये आचार संहिता का अघोषित तरीके से वायलेशन है। 2017 के बाद प्रधानमंत्री 6 बार केदारनाथ आए, पर सबसे ज्यादा चर्चा 2019 में गुफा में रात भर बैठकर प्रधानमंत्री के किए गए ध्यान की रही। बीजेपी मानती है कि केदारनाथ में जो काम प्रधानमंत्री ने किया वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी का कहना है केदारनाथ हो या कन्याकुमारी, प्रधानमंत्री के ध्यान से विपक्ष को परेशान नहीं होना चाहिए। और केदारनाथ की गुफा अगर कांग्रेस ने बनाई तो हरीश रावत देहरादून में मौन न करके वहां जाकर ध्यान करें। हरीश रावत जी का जैसी उम्र बढ़ती जा रही है, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा दूसरे प्रश्न खड़ा करने के बजाय खुद भी ध्यान करें, और अगर उन्होंने गुफा उन्होंने बनाई है तो अपनी भी हिम्मत दिखाएं, यहाँ मौन व्रत न करें और केदारनाथ में जाके ध्यान करें, जिससे कुछ न कुछ उनका जो धार्मिक भाव है वो जागृत होगा। 1 जून को वोटिंग काशी में होनी है, तो उम्मीदवार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पर 5 साल पहले केदारनाथ और अब वोटिंग से पहले कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री के ध्यान ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव में इस बार हरीश रावत हरिद्वार सीट को छोड़कर कहीं प्रचार में नहीं गए, तो इस दौरान दोनों नेताओं की कोई मुलाकात भी नहीं हुई। गणेश गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत सबसे सीनियर नेता हैं और काउंटिंग से पहले वो हरीश रावत का मार्गदर्शन लेने के लिए पहुंचे थे। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो आज मैं उनसे मिलने आया, तो ये अच्छी बात है, सभी से मुलाकात होती रहती है। अब चूंकि मैं काउंटिंग के तैयारियों के संबंध में आगे जा रहा हूं, मतलब गढ़वाल जा रहा हूं, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि रावत जी से मिलता हुआ चलूं। हरिद्वार में चलती कार में अचानक से आग लग जाने के चलते अफरा तफरी मच गई। ये घटना शंकराचार्य चौक के पास स्थित आयरिश पुल की है, जहां पर एक टैक्सी ड्राइवर रेलवे स्टेशन पर सवारियों को छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था और जैसे ही हाईवे से गुजर रही गाड़ी आयरिश पुल के पास पहुंची, तभी गाड़ी के बोनट में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में आग लगी देखकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी, भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
30 मई को पड़ने वाले हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर उत्तरांचल प्रेस क्लब और उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के कार्यक्रमों में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर गोष्ठी हुई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 198 साल पुराना है। जब पहली बार उद्दंड मार्तंड अखबार निकाला गया था, तब से आज तक पत्रकारिता बदली है, लेकिन इसके केंद्र में आज भी विश्वसनीयता आधार है। वहीं उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष निशित सकलानी ने कहा कि संगठन पत्रकारिता और पत्रकारों के हित के लिए सक्रिय है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पांचजन्य के पूर्व संपादक तरुण विजय ने कहा कि आज भी पत्रकारिता में साख सबसे महत्वपूर्ण है और ये सालों में बनती है। नैनीताल में झील बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब झील सीवर के पानी से भरने लगी है, जिससे बीमारियों का बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर झील में जा रहा है तो संकट अब इस झील पर भी बन रहा है। इस झील से नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी मिलता है, तो यहाँ से ही बोरिंग से पानी निकालकर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से सूखाताल में दुर्गंध फैल रही है, तो बीमारियों का खतरा भी बन रहा है। अब आप देखिए, सारा जो है जितना भी सीवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। दरअसल सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 27 करोड़ से शुरू किया था, लेकिन जिम्मेदार विभागों से अनुमति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने काम पर ही रोक लगा दी। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। बहरहाल ये सूखाताल की सीवर वाली झील नैनीताल झील की लाइफलाइन है और पहले बिना एनओसी के काम, फिर सीवर में समा रही झील उन अधिकारियों पर भी सवाल उठा रही है जिसके लिए ये जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। रामनगर फलपट्टी क्षेत्र में बिना मंजूरी के आम और लीची के सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं। प्रशासन ने जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कही। उत्तरकाशी की बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर लोगों ने शहीद स्थल पर धरना दिया। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार आज हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह में शामिल हुए। बागेश्वर में कांडा काफली गैर के जंगलों में फिर से आग लग गई। वन विभाग ने आग कंट्रोल करने का दावा किया। अल्मोड़ा में हवालबाग के जंगलों में फिर आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी के पास बाड़ाहाट और मुखेम रेंज के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे चारों तरफ आग से धुएं का गुबार देखा जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस में डामरीकरण को लेकर 2 छात्र गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों ने पुलिस को शिकायत दी। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और यात्रा रूट पर पानी की समस्या बढ़ रही है। जल संस्थान ने इसे ठीक करने की बात कही। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए अल्मोड़ा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। चमोली में काउंटिंग के लिए प्रशासन ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।